कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि स्पिरिचुअल ब्रश और वन ब्रो इमॉर्टल एक सीक्रेट जगह पर एंटर करते हैं ताकि वो टाइगर के लिए कोई स्पेशल मैजिक वेपन की अरेंजमेंट कर पाए। वहीं दूसरी तरफ टाइगर जियांग से माफी मांगने के लिए उसके घर पहुंच गया था, लेकिन थोड़ी देर में वहाँ पर जियांग के फादर आ जाते हैं, इसलिए टाइगर को वहीं पर छुपना पड़ा। जियांग के फादर शिनजाओ चाहते थे कि जियांग हमेशा फाइटिंग स्किल से दूर रहे, मगर तभी उन्हें जियांग के कमरे में उनकी फैमिली का स्पेयर मैनुअल मिल जाता है, जिसे कोई लड़की कभी हाथ नहीं लगा सकती और उसे चुराने की सजा भी काफी ज्यादा भयानक थी। तो टाइगर ने वो इल्जाम अपने सर पे ले लिया ताकि वो जियांग को बचा पाए, जिस वजह से शिनजाओ उस पर हमला कर देते हैं, जो कि सीधा शाओशुआन को जाकर हिट होने वाला था, मगर शाओशुआन को बचाने के लिए टाइगर बीच में आ जाता है और इसी के चलते उसने अपना एक हाथ खो दिया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें उसी अंडरग्राउंड एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कई सारी लाशें फ्लोट कर रही थी। साथ ही वहाँ पर जंजीरों में एक बहुत ही अजीब सी चीज को जकड़ के रखा हुआ था। वहीं पर स्पिरिचुअल ब्रश में जिसे कहने लगा कि ये लो फाइनली हम इस सीक्रेट जगह पर आ ही गए, इसलिए अब मैं जल्दी से जाकर उस ट्रेजर को चेक करता हूँ। जिसके बाद स्पिरिचुअल ब्रश ने तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर दिया, जो देखकर मेजी कहने लगी कि तुम तो हमेशा जल्दी में रहते हो, इतने साल हो गए लेकिन तुम्हारी ये जल्दबाजी की आदत अभी तक नहीं गई। और अब मेजी ने भी अपने विंग्स को समन करते हुए फ्लाई करना शुरू कर दिया। वो कह रही थी मास्टर मैं आपको बिल्कुल जीतने नहीं दूंगी, जिस पर स्पिरिचुअल ब्रश जवाब देते हुए कह रहा था कि तुमने तो अपने विंग्स को समन किया है यार, ये तो सरासर चीटिंग हुई। और अब काफी दूर जाने के बाद ये लोग उस लोकेशन पर पहुंच गए जहाँ पर कई सारी जंजीरों ने एक अजीब सी चीज को जकड़ के रखा था। वो चीज मूव भी करने लगती है, जो देखकर स्पिरिचुअल ब्रश काफी ज्यादा हैरान हो गया। जिसके बाद वो जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा कि अरे ये तो ब्लैक विंड डीमन है, जो कि हजारों सालों पहले सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता था। और अब देखो इसकी हालत, ये बेचारा तो पूरी तरह से सड़ गया है। इसने तो कल्टीवेट करके अपना ह्यूमन फॉर्म भी अचीव किया था, मगर तुमने इसे इसकी जगह दिखा दी। जिस पर मेजी जवाब देते हुए कहने लगी कि मैंने इसे कभी काबू नहीं किया था, बल्कि ये सारा कमाल तो उसी मैजिकल वेपन का है। बस अब 10 साल और फिर ये डीमन एक ब्लड पूल में तब्दील हो जाएगा। खैर अब हमने उस ट्रेजर को भी बाहर निकाल लेना चाहिए। तो मेजी तुरंत ही अपने बालों को बहुत लंबा बनाते हुए सीधे उस डीमन पर लगे हुए लॉक्स को ओपन करने की कोशिश करने लगी। मेसी की सारी शक्तियाँ उसके बालों में थी, जो कि बड़ी तेजी से वो सारे लॉक्स हटा देती है, मगर वहाँ के लॉक्स हटते ही ढेर सारी डिमोनिक ऑरा उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, जिसे मेजी ने अपनी बालों की मदद से डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसके बाद उसने अपने बालों का यूज करते हुए एक पावरफुल क्लॉ बना दिया। वो क्लॉ सीधे जाकर उस बॉल में घुस के उसमें से एक पावरफुल चीज बाहर निकाल लेता है, जो कि काफी तेजी से चमक रहा था। वहीं दूसरी तरफ शाओशुआन टाइगर को लेकर पैलेस में पहुंच जाता है। वो वहाँ मौजूद सर्वेंट से पूछ रहा था कि जल्दी बताओ हमारे मास्टर कहाँ पर है, मगर वो सर्वेंट उसे कुछ भी बताने के लिए इनकार कर देती है। वो कहने लगी कि मॉर्टल फेरी ने हमें यहाँ से जाने से पहले इंस्ट्रक्शंस दी थी कि कोई भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। जिस पर शाओशुआन कहने लगा कि यहाँ पर जिंदगी और मौत का सवाल है और तुम हो कि इंस्ट्रक्शंस की बातें कर रही। अब जल्दी से जाकर अपनी फेरी को इन्फॉर्म करो कि मुझे उनकी मदद की जरूरत है। मगर वो बंदी तो टस का मस होने का नाम नहीं लेती, जो देखकर शाओशुआन उस पर काफी ज्यादा भड़क जाता है। वह आज तक शाओशुआन को मैंने इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। और उसी वक्त वहाँ पर शिंगजी भी पहुँच गया। वो हंसते हुए कहने लगा कि डीमन मास्टर हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आपके जैसा शांत दिमाग वाला बंदा इतना गुस्सा भी कर सकता है। तो शाओशुआन उससे भी रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज फेरी को यहाँ बुला लीजिए, मगर शिंगजी ने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रहा था कि फिलहाल फेरी तुम्हारे मास्टर के साथ है, और अगर तुम अपने मास्टर को भी समन नहीं कर पा रहे इसका मतलब ये है कि वो दोनों किसी स्पेशल जगह गए होंगे। और उसी वक्त टाइगर की तबीयत और ज्यादा खराब होने लगी, जो देखकर शिंगजी भी थोड़ा सा घबरा जाता है। इसलिए वो फाइनली शाओशुआन की बात मान लेता है। वो कह रहा था कि मैं जल्द से जल्द फेरी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। वहीं दूसरी तरफ शिनजाओ देखते ही कि जियांग घर में है ही नहीं, वो तो सीधा टाइगर और शाओशुआन को ढूंढने निकल पड़ी थी। उसे पता था कि उसके फादर का स्पीयर अटैक कभी फेल नहीं होता। साथ ही साथ उसे रास्ते पर ढेर सारा ब्लड मिला, जिसे देख के वो कंफर्म हो गई थी कि उन दोनों में से एक बुरी तरह से घायल हो चुका है। अब वो टाइगर के ब्लड ट्रेसेस को फॉलो करते हुए सीधा डीमन मास्टर यिन की तरफ आगे बढ़ने लगी। वो दिल ही दिल में दुआ भी करती है कि उन दोनों में से कोई भी सीरियसली इंजर्ड ना हो। वहीं दूसरी तरफ शिनजाओ को लग रहा था कि वो दोनों बंदी जियांग को भी अपने साथ ले गए हैं, जिस वजह से वो काफी ज्यादा भड़क गए। वो कहते हैं कि चाहे तुम किसी भी बिल में छुपे क्यों ना हो, मैं जहन्नुम से भी तुम दोनों को ढूंढ निकालूंगा। जिसके बाद वो भी टाइगर और शाओशुआन को ढूंढने के लिए रवाना हो गए। वहीं दूसरी तरफ मेजी ने उस गोल्डन लाइट को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया, जो देखकर स्पिरिचुअल ब्रश उस
पर चिल्लाने लगता है। वो कह रहा था यार तुमसे थोड़ा भी सब्र नहीं हुआ, मुझे जरा उस रेडिएंट लाइट को देखने तो देती, लेकिन नहीं, तुमने तो उसे तुरंत ही निगल लिया। जिस पर फेरी कहती है अरे तुम तो हमेशा ट्रेजर्स को घूरते रहते हो, तुम्हारी ये आदत तो मरने के बाद भी नहीं जाएगी। और उसी वक्त उसे शिंगजी की आवाज आने लगी तो फेरी तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए हवा में फ्लोट करने लगती है। उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेड ऑरा रिलीज होने लगी। दरअसल ये दोनों एक ऐसी जगह थी जहाँ से बाहर की दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं किया जाता और इसी वजह से फेरी को अपनी यूनिक पावर का यूज करके शिंगजी से कांटेक्ट करना पड़ा। वो शिंगजी पर गुस्सा करते हुए कहने लगी कि मैंने पहले ही बोल दिया था कि मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना, लेकिन मेरे बिना तो तुम लोग एक दिन भी कोई मैटर हैंडल नहीं कर सकते। जिस पर शिंगजी कहने लगा कि हमारे पास और कोई चॉइस नहीं थी, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला हुआ है। जिसके बाद शिंगजी उसे सारी हकीकत बता देता है। अब ये सारी बातें सुनकर मेजी तुरंत ही अपने पावर्स को डीएक्टिवेट करते हुए नीचे आ गई। वो स्पिरिचुअल ब्रश को बताती है कि टाइगर को गहरी चोट लगी, हमें जल्दी से वापस जाना होगा। ये सुनकर तो स्पिरिचुअल ब्रश भी काफी ज्यादा घबरा गया। अब मेजी कहती है कि चलो जल्दी से हम इस ब्लैक विंड डीमन को सील कर देते हैं। और अब मेजी अपनी पावर का यूज करते हुए उन सभी सील को लॉक कर देती है। हालांकि उसमें से एक सील अभी भी ठीक से लॉक नहीं हुआ था। वहीं दूसरी तरफ शिंगजी ने टाइगर की इंजरी पर एक दवाई डाल दी थी, जिससे टाइगर तो दर्द के मारे बुरी तरह से तड़पने लगा। इसलिए शिंगजी उसके नेक पर अटैक करते हुए उसे बेहोश कर देता है ताकि टाइगर को उस मेडिसिन से होने वाले दर्द का एहसास ना हो पाए। साथ ही साथ शिंगजी शाओ शियान को बता रहा था कि मैंने इसके ब्लड फ्लो को स्टॉप कर दिया है, अब तुम्हें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, थोड़ी देर में फेरी यहाँ पहुँच जाएंगी। और उतने में ही वहाँ पर मेजी और स्पिरिचुअल ब्रश पहुँच जाते हैं। शाओ शियान तो फेरी के सामने रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज टाइगर को बचा लीजिए। वहीं पर टाइगर को इतना बुरी तरह से घायल देखकर स्पिरिचुअल ब्रश काफी ज्यादा चिल्लाने लगा। वो कहता है कि मैंने तुम दोनों को खेलने के लिए बताया था, तो फिर ये इतनी खतरनाक चोट इसे कैसे लग गई। तो मेजी स्पिरिचुअल ब्रश को समझाते हुए कहने लगी कि फिलहाल ये ब्लेम वाली बातें मत करो, पहला हमने टाइगर को बचाने पर फोकस करना चाहिए। खैर मैं टाइगर को बचा सकती हूँ, मगर शाओ शियान तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ। मगर शाओ शियान तो टाइगर को छोड़कर जाने के लिए तैयार ही नहीं था। तो मेजी उसे तसल्ली देते हुए कहने लगी कि मैंने टाइगर के लिए ऑलरेडी एक मैजिकल ट्रेजर बना लिया है, मेरे ख्याल से वही टाइगर की जान बचाएगा। साथ ही स्पिरिचुअल ब्रश भी शाओ शियान को बाहर जाने का हुक्म देता है। वो कहने लगा कि तुम्हें फेरी पर ट्रस्ट करना ही होगा, अब जल्दी से उन्हें अकेला छोड़ दो ताकि वो टाइगर को अटेंड कर पाए। इसलिए अब शाओ शियान पूरी रात जागकर टाइगर के हील होने का इंतजार कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ जियांग भी उसी पैलेस में पहुंच चुकी थी। वहां पर मेजी के सर्वेंटों से रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर जियांग उन सभी को नॉकआउट करते हुए सीधा शाओ शियान के सामने पहुंच जाती है। शाओ शियान तो बस उसे गुस्से से घूर के देख रहा था, क्योंकि टाइगर फिलहाल जिस हालत में है उसका जिम्मेदार कहीं न कहीं जियांग थी। वहीं पर जियांग शाओ शियान से कहती कि तुम्हारे साथ जो बंदा था वो कहाँ पर है। तो शाओ शियान उसे जवाब देते हुए गुस्से में कहने लगा कि वो कोई बंदा नहीं बल्कि उसका एक नाम भी है, तुम उसे टाइगर बुला सकती हो। उस बेचारे ने अपना हाथ खो दिया और वो फिलहाल एक क्रिटिकल कंडीशन में है। जो सुनकर जियांग काफी ज्यादा परेशान हो गई। वो शाओ शियान से पूछती है कि क्या मैं उसके लिए कुछ कर सकती हूँ, जिस पर वो कहता है कि बस तुम उसके लिए दुआ करो, अगर मेरे दोस्त को कुछ हो गया तो फिर तुम्हारा बाप भी जिंदा नहीं बचेगा। वहीं पर जियांग ने तो टाइगर के लिए रोना शुरू कर दिया था और तभी पैलेस की छत तोड़ते हुए जियांग का बाप वहाँ पर आ जाता है। शिनजाओ को तो ये लग रहा था कि उनकी बेटी को ये लोग जबरदस्ती यहाँ लेके आए हैं, इसलिए वो शाओ शियान से कहता है कि जल्दी से मेरी बेटी से दूर हट जाओ। वहीं पर शाओ शियान ने बड़ी तेजी के साथ शिनजाओ के अटैक को डॉज कर दिया था, जिसके बाद वो अपना एक टैलिस्मान निकाल कर उसके साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। उसी वक्त शिनजाओ एक हेवी चीज से शाओ शियान पर हमला कर देती है, मगर शाओ शियान ने उसके अटैक को काफी अच्छे से काउंटर कर दिया। मगर इससे पहले कि शाओ शियान उस पर हमला कर पाए, शिनजाओ ने तुरंत ही उसका गला दबोचते हुए सीधा उसे जमीन पर पटकने की कोशिश की। हालांकि शाओ शियान ने समय रहते अपनी शैडोइंग टेक्निक का यूज करते हुए खुद की जान बचा ली थी। तो शिनजाओ भी शाओ शियान की इस मूव की तारीफ करते हुए कहने लगा कि कुल मिलाकर 2 बार इस टेक्निक ने मेरे फैटल ब्लो से तुम्हारी जान बचाई है, और ऐसी शैडोइंग टेक्निक तो बस चीमेन सिक के यंग मास्टर के पास है। मेरे ख्याल से तुम वही यंग मास्टर ची शाओ शियान हो। शाओ शियान की असली पहचान जानने के बाद तो जियांग काफी ज्यादा शॉक हो गई थी। वो दिल ही दिल में कहने लगी कि ये बंदा तो एक टॉप रैंक सिक का यंग मास्टर है। इस बंदे की बहादुरी के मैंने काफी सारे किस्से सुन रखे हैं, मुझे तो कभी लगा ही नहीं था कि इनके साथ कभी मेरी मुलाकात होगी। वहीं पर शाओ शियान शिनजाओ के मुंह से अपने मूव के लिए तारीफ सुनते हुए उनका शुक्रिया अदा करने लगा, लेकिन शिनजाओ का गुस्सा तो अभी भी कम नहीं हुआ था। वो कहने लगे कि तुम्हारी चीमेन सिक के लोग किसी काम के नहीं, तुम लोग हमेशा अपने अपोनेंट को इंक स्प्लैशिंग जैसी डर्टी ट्रिक का यूज करके हरा देते हो। मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि इस मूव में कोई बहादुरी है। और उसी वक्त वो देखते कि जियांग के हाथ में टूटा हुआ स्पीयर है। वो उसे
गुस्से में पूछने लगे कि बताओ तुम्हारे स्पीयर को किसने तोड़ दिया। अब जियांग में तो इतनी हिम्मत थी नहीं कि अपने बाप के मुंह पर सच्चाई बता पाए, इसीलिए शेनझाओ का पूरा शक जाता है शाओ शुआन पर। उन्हें लग रहा था कि इसी ने जियांग का स्पीयर ब्रेक किया होगा। तभी जियांग अपने फादर से कहती कि पापा मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, लेकिन उसके बाप ने तो जियांग को उसका मुंह बंद करने के लिए बता दिया। वो शाओ शुआन से कहने लगा कि तुम लोग आधी रात में मेरी बेटी के कमरे में घुसे, जिससे अब उसकी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ चुकी है। साथ ही साथ तुमने हमारी जाओ फैमिली का स्पीयर भी तोड़ दिया। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा अचीवमेंट सेक्ट टॉप रैंकिंग का होने की वजह से तुम दूसरे सेक्ट के लोगों को बुली कर सकते हो, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें जाओ फैमिली का मजाक उड़ाने नहीं दूंगा। किसी सेक्ट में इतनी हिम्मत नहीं कि वो जाओ फैमिली के डिग्निटी को चोट पहुँचाए। जिसके बाद वो बड़े गुस्से में अपना स्पीयर जमीन पर पटक देता है। इधर शाओ शुआन को उसकी बातों से काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहने लगा कि तुमने तो शुक्र मनाना चाहिए कि मैंने अभी तक तुम्हारी जाओ फैमिली के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। तुमने अपनी एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते एक बच्चे की जान लेने की कोशिश की है। अगर उसे कुछ हो गया तो वैसे भी तुम्हारी जाओ फैमिली सरवाइव नहीं कर पाएगी। और रही बात तुम्हारी स्पीयर की, तो हाँ वो भी मेरी ही वजह से ब्रेक हुआ था। ये सुनते ही शेनझाओ तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधा शाओ शुआन पर कूद जाता है, मगर उतने में ही जियांग वहाँ पर जाके अपने फादर के अटैक को रोक देती है। हम देख पाते हैं कि शेनझाओ की स्पीयर की टिप सीधा शाओ शुआन के एकदम करीब जाकर रुक गई थी। शेनझाओ देखता है कि उनकी बेटी की वजह से शाओ शुआन जिंदा बच गया। वो कहता है जियांग तुम ये क्या कर रही हो। तो फाइनली जियांग बड़ी हिम्मत करके अपने फादर को बताने लगी कि उस दिन अरीना में मैंने मास्टर शाओ शुआन को चैलेंज किया था और उस चैलेंज में मैं ही उनके सामने हार गई। उस वक्त मुझे ऐसा लगा था कि मैंने हमारी जाओ फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिला दी, इसलिए गुस्से में आकर मैंने इस स्पीयर को ब्रेक कर दिया। इसमें यंग मास्टर शाओ शुआन की कोई गलती नहीं थी। साथ ही साथ उस स्पीयर मैनुअल भी मैंने ही चुराया, लेकिन मुझे ब्रूटल पनिशमेंट से बचाने के लिए टाइगर ने वो इल्जाम अपने सर ले लिया और अब वो बेचारा बुरी तरह से घायल है। फादर यहाँ पर जो भी हुआ है उसकी जिम्मेदार मैं हूँ, इसलिए आप दूसरों को पनिश करना बंद कर दीजिए। अब आप चाहे मेरी आंखें निकाल लो या मेरी खाल उधेड़ दो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप दूसरों को परेशान करो। वही परेशान जाओ हकीकत जानने के बाद काफी ज्यादा शॉक हो गया था। वो कहता है कि तुम एक बदचलन लड़की हो जिसने हमारी जाओ फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिला दी। जिसके बाद उन्होंने जियांग पर एक जोरदार अटैक करते हुए उसे पिलर पर पटक दिया। वो कह रहे थे कि तुमने स्पीयर मैनुअल की चोरी की है, साथ ही तुम अरीना में जाकर मर्दों के साथ फाइट करती हो। तुम्हारी जैसी बंदी कभी एक अच्छी लड़की नहीं बन सकती। आज तक मैंने तुम्हें एक अच्छी यंग लेडी बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तुम उसमें पूरी तरह से फेल हो गई। वहीं पर जियांग रोते हुए जैसे तैसे उठ जाती है। वो कह रही थी फादर मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं वो लड़की नहीं बन सकती जो आप मुझे बनाना चाहते हो। मैं जानती हूँ कि आपके लिए मेरी इस पर्सनैलिटी को एक्सेप्ट करना सबसे ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन मैं भी आपके हिसाब से खुद को ढाल नहीं सकती। आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि मुझे मार्शल आर्ट सबसे ज्यादा पसंद है। साथ ही मैं हमारी जाओ फैमिली की स्पीयर टेक्निक को भी सीक्रेटली मास्टर करती आई हूँ। मैं चाहती थी कि एक दिन काबिल बनने के बाद मुझे जाओ फैमिली का पुश्तैनी स्पीयर मिलेगा, और ये सब मैंने खुद के लिए नहीं किया बल्कि हमारी जाओ फैमिली के लिए। मैं चाहती थी कि हमारा जाओ सेक्ट सबसे पावरफुल बने। बाकी के सभी सेक्ट हमारे जाओ सेक्ट को लूजर समझते हैं, तो मैं एक स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन मास्टर बन के उन सब के मुंह बंद करना चाहती थी। अगर मुझे फाइटिंग स्किल पसंद है तो मैं आपके हिसाब से क्यों रहूं? भला मैं क्यों सिलाई कढ़ाई और पेंटिंग का काम करूं? मुझे हमारी फैमिली के ट्रेडिशन को फॉलो करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं तो चाहती हूँ कि मैं बैटल ग्राउंड में जाकर लड़कों जैसे फाइट करूं, लेकिन आपने हमेशा मुझे अपने कंट्रोल में रखा। मैं बैटल ग्राउंड में नहीं जा सकती क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। यकीन माने जाओ फैमिली में जन्म लेके मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। आप बचपन में मुझे काफी ज्यादा प्यार करते थे। इनफैक्ट आपके साथ ही मैंने स्पीयर की प्रैक्टिस करना शुरू की थी। तब तो आपको मेरी लड़की होने से कोई एतराज नहीं था। उस वक्त आप मुझ में जाओ फैमिली का वारिस ढूंढते थे, लेकिन बाद में आपने मेरे हाथ से उस स्पीयर छीन लिया। जो ड्रीम्स मैंने आपकी वजह से देखे थे आपने अपने हाथों से ही उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से हमारी जाओ फैमिली की बदनामी हुई, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो। और अब मुझे नहीं लगता कि मुझे जिंदा रहने का कोई अधिकार है। अब इससे पहले कि शेनझाओ उसे रोक पाए, जियांग ने खुद के स्पीयर का यूज करते हुए अपने गले पर वार कर लिया। थोड़ी देर में उस जगह पर खून की छींटे उड़ने लगे, जो देखकर तो शेनझाओ को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, मगर वो खून जियांग का ना होकर शाओ शुआन का था। वो समय रहते जियांग के स्पीयर को होल्ड कर लेता है। वो जियांग से कहने लगा कि अगर तुम्हारे अंदर अपनी जान देने की हिम्मत है तो फिर जिंदा रहने की क्यों नहीं। साथ ही वो जियांग को बताने लगा कि बहादुर लोग कभी अपने सपनों को दूसरों की वजह से सैक्रिफाइस नहीं करते। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वो हमेशा अपने सपनों को पूरा करते हैं। जितने कम लोग तुम्हारे बारे में जानते हैं तुम उतनी ही ज्यादा मेहनत करो, और यकीन मानो तुम कुछ ही सालों में अपने और अपनी फैमिली का नाम रोशन करोगी। शाओ शुआन की बातें सुनकर जियांग ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उसे आज तक इतनी हिम्मत किसी ने नहीं दी थी जितनी की शाओ
शाओशियान ने दी। वो कहते हैं देखो तुमने स्पीयर अपने हाथों से ब्रेक किया था, अब ये तुम्हारे किसी भी अपोनेंट की जान नहीं ले सकता। ऐसे कमजोर स्पीयर हमारे किसी काम के नहीं होते, बल्कि तुम खुद ही एक ऐसा स्पीयर बनो जो कि किसी भी खतरनाक अपोनेंट के सामने हार नहीं माने। शाओशियान की बातों ने जियांग को एक नई उम्मीद दी थी। साथ ही साथ शिनजाओ ने भी जियांग को माफ कर दिया। वो कहने लगे कि अब रोने धोने की नौटंकी खत्म हो गई हो तो घर चलो। वही दूसरी तरफ हम देखते कि वन ब्रो इमॉर्टल ने उस तेज रोशनी को अपने पेट से बाहर निकाल लिया था। वो कहने लगी कि जब अर्थ एंड हेवन क्रिएट हुए थे तब 6 एनर्जीज में वाइब्रेशन हुआ। वही एनर्जी हजारों सालों से अर्थ को नरिश करते आई है। जब उस एनर्जी में मौजूद यिन यांग का इंटरेक्शन हुआ था, उसी वक्त एक प्रिमोर्डियल ट्रेजर ने जन्म लिया, जिसके बाद वो गोल्डन ऑरा को साइड में हटाती हुई रियल ट्रेजर को बाहर निकाल लेती है। उस ट्रेजर को देख के तो शिनजी काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो कहता है फाइनली गोल्डन बॉडी एक बार फिर से अपनी प्योर अर्थ यिन ट्राइग्राम के साथ एक हो जाएगी। अब तो देखना ये है कि ये बंदा इसे झेल पाएगा या नहीं। इसी चीज के लिए वन ब्रो इमॉर्टल भी काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। उसी वक्त स्पिरिचुअल ब्रश कहने लगा कि गोल्डन बॉडी उसी वक्त मर्ज की जा सकती है जब उसका होस्ट मरने की कगार पर हो। हमें ऐसा सुनहरा मौका दोबारा से नहीं मिलेगा। चलो जल्दी से अब गोल्डन बॉडी को टाइगर के साथ मर्ज कर दो। तो वन ब्रो इमॉर्टल अपनी सारी ताकत को एक्टिवेट करते हुए बड़ी तेजी के साथ गोल्डन बॉडी टाइगर की बॉडी में डाल देती है। इस मर्जिंग प्रोसेस में वो पूरा कमरा शेक होने लगा। वहीं पर वन ब्रो इमॉर्टल अपनी पूरी ताकत का यूज करते हुए इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में लगी हुई थी। और तभी अचानक से टाइगर ने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी बॉडी से बहुत ही खतरनाक पावर रिलीज हो रही थी, जिसे हमारा ट्राइग्राम यिन यांग पावर भी बोल सकते हैं। वहीं पर शिनजी अपनी पूरी ताकत लगाकर टाइगर को संभालने की कोशिश करता है और फिर अचानक से वो एनर्जी रिलीज होना बंद हो गई। साथ ही साथ टाइगर भी दोबारा से बेहोश हो चुका था। वहीं पर हम वन ब्रो इमॉर्टल के हाथों को देख पाते जो कि बुरी तरह से जल चुके थे और उसके घाव को देखकर स्पिरिचुअल ब्रश को काफी ज्यादा टेंशन आने लगा। वो कहती कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, ये तो बस छोटे मोटे घाव है, फिलहाल टाइगर मर चुका है। इस प्रोसीजर को फेक डेथ भी कहा जाता है। अब एक इंसेंस स्टिक जलकर राख होने से पहले इसे होश आना ही चाहिए। अगर ये होश में नहीं आया तो इसकी फेक डेथ रियल डेथ में बदल जाएगी। इसलिए दुआ करो कि टाइगर जल्द से जल्द होश में आना ही चाहिए। अगर ये होश में आ भी जाए तो भी ये क्रिटिकल स्टेप अभी भी बाकी है। टाइगर को खुद ही अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए इस गोल्डन बॉडी को एक्टिवेट करना होगा। ऐसा करने के बाद ही टाइगर पूरी तरह से अर्थ पावर के साथ मर्ज हो जाएगा। साथ ही साथ उसे एक नई जिंदगी भी मिल जाएगी। मैंने तो मेरी साइड से पूरी कोशिश की है, लेकिन अब आगे जो भी होगा वो टाइगर की तकदीर है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।